हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बायोलॉजी 12th क्लास के लिए 2016 का सेट बी सेकंड सेमेस्टर का। और हमने पीछे 2016 सेमेस्टर फर्स्ट के हमने सॉल्व कर लिए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। इससे आपको बहुत अच्छी तैयारी होगी। आपको एक बार करके देखना, आप विश्वास करो। इन्हीं में से जो क्वेश्चन है वो बार बार आते हैं। जो एग्जामिनर है पिछले क्वेश्चन पेपर को उठा के ही देखता है और वहीं से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2016 का सेट बी सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ए है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, गायनेकोमेस्टिया इज ए सिम्टम्स ऑफ। गायनेकोमेस्टिया किसका सिम्टम्स है? ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम्स है, तो इसका बी आंसर है, ये सही आंसर है। कोडोन इज प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, इसका ए जो है सही आंसर मैसेंजर आरएनए है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी डार्विन फिंचेस वर कौन? डार्विन फिंचेस कौन है? ये बर्ड्स होती हैं जिसने डार्विन ने किया था इसमें नेचुरल सिलेक्शन के लिए डार्विन फिंचेस, तो बर्ड्स होती हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स लिव इन वाटर? कौन सा इसमें पानी में रहते हैं? तो व्हेल भी पानी में है, डॉल्फिन भी, सील भी, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सिरोसिस इज ए डिजीज ऑफ, तो सिरोसिस किसकी डिजीज है? लीवर की है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एगरोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इज यूज्ड ए क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स। इसको हम प्लांट्स में वेक्टर की तरह, क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज करते हैं टीआई प्लाज्मिड का, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही है, प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन एलर्जी? एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? तो हीमोग्लोबिन ई प्रोड्यूस होती है, तो बी इसका सही आंसर है। नेम एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव बतानी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कैटोनूरिया है, आप कोई इनमें से एक नाम लिख सकते हैं। अगला देखिए, नेम द साइंटिस्ट हुज वर्क ऑन पॉपुलेशंस इन्फ्लुएंस डार्विन। तो थॉमस माल्थस था जिससे वो इन्फ्लुएंस हुए थे। एक एल्फ्रेड वासल से, वेलस से भी वो इन्फ्लुएंस थे, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन से संबंधित है, तो पॉपुलेशन से संबंधित है थॉमस माल्थस, तो इसका आंसर है थॉमस माल्थस। अगला देखिए, बीओडी व्हाट इज मेजर्ड बाय बीओडी टेस्ट? बीओडी टेस्ट से क्या मापा जाता है, किसका मापन करता है बीओडी टेस्ट? तो बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ये एक टेस्ट है जो कि बीओडी टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सैंपल ऑफ वाटर। मतलब कोई भी सैंपल दे रखा है पानी का, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस रेट से ऑक्सीजन को टेक कर रहे हैं, कम रेट से कर रहे हैं उसके, और या ज़्यादा से कर रहे हैं। कम रेट से करेंगे तो इसका मतलब है कि उसमें पॉल्यूशन कम है, और ज़्यादा रेट से उसको अपटेक कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। और दूसरी तरह से इसको बता सकते हैं कि बीओडी टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ये ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट को भी मेज़र करता है। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। अगर ज़्यादा बीओडी होगा तो ज़्यादा वो पोल्यूटेड होता है। जैसे इसमें बता भी दिया कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर को मेज़र करता है। अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ होती है, इसका मतलब वाटर जो है ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो इससे ऑक्सीजन की मात्रा का पता चल रहा है कि भाई ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर का पता चल रहा है कि भाई ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, और इससे ये भी पता चल रहा है कि वाटर कितना पॉल्यूटेड है। बीओडी ज़्यादा तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा और ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो वाटर ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगला देखिए, विच एंजाइम इज यूज टू ब्रेक प्लांट सेल? सेलुलेज एंजाइम है, इसको यूज़ करते हैं। अगला है, द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे इसको। अगला है, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एस्केरियसिस? एस्केरियसिस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलेगा ये? एक हेल्थी पर्सन से
एग ऑफ द मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में कैसे जाता है ये? एग ऑफ पैरासाइट्स एक्सक्रीडेड अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस। ये क्या है? फीसिस में इसके पैरासाइट आ जाते हैं, एग, पैरासाइट्स के एग आ जाते हैं और ये फिर सोयल को, वाटर को, प्लांट्स को, इनको जो है इन्फेक्टेड कर देता है, कंटामिनेट कर देता है। और हेल्थी पर्सन जब ये सोयल, वाटर, वेजिटेबल या वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का यूज़ करता है तो उसके थ्रू उसमें इन्फेक्शन चला जाता है। तो इस तरह से ही इसका जो कंटामिनेशन है, सोयल कंटामिनेटेड सोयल, वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट से ट्रांसमिशन होगा इसका। तो ये 2 अंक का जो अभी सेट अपना स्टार्ट हो गया है। तो ये 2 अंक का पहला क्वेश्चन था इसमें। अगला देखिए, सेट बी का, कौन सा सूक्ष्म जीव साइक्लोस्पोरिन ए उत्पन्न करता है? विच माइक्रोब प्रोड्यूस साइक्लोस्पोरिन ए एंड व्हाट फॉर इट इज़ यूज्ड? और किस लिए इसको यूज़ किया जाता है? साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक फंगस से प्रोड्यूस किया जाता है। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। जिनकी भाई किसी भी कारण से कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी हुआ है, कोई और भी हुआ है, तो उस ऑर्गन को अपना जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्फ नहीं मानता, नॉन सेल्फ मानता है और उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जल्दी ही रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। तो उस इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ताकि वो रिकॉग्नाइज ना करे ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स को, उसको नॉन सेल्फ ना माने उसको, इसलिए उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जिसका हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। अगला है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अब 5वां क्वेश्चन, डायनासोर, व्हाट आर डायनासोर्स? नेम एनी 2 डायनासोर्स। डायनासोर्स आर लैंड रेप्टाइल्स। ये जो हैं रेप्टाइल्स थे भाई, धरती पर रहने वाले रेप्टाइल्स थे। और 2 एग्जाम्पल है, एक थियोसोरस और टायरेनोसोरस रेक्स, ये 2 एग्जाम्पल हैं इसके। वाई डज बीटी टॉक्सिन नॉट किल बेसिलस बट किल्स द इंसेक्ट? ये कह रहे हैं ये जिस बैक्टीरिया में पाया जाता है उसको क्यों नहीं किल करता, इंसेक्ट को ही क्यों किल करता है? तो जो बीटी टॉक्सिन है ये प्रोटीन है। बीटी टॉक्सिन एक तरह से प्रोटीन है, क्राई प्रोटीन से, मतलब क्राइजीन बनाता है इस प्रोटीन को। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में इसको प्रोटॉक्सिन बोलेंगे, यानी जिस बैक्टीरिया में ये है वो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन जब कोई इंसेक्ट इसको खाता है तो उसके अंदर जो है ये इनएक्टिव प्रोटीन जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है उसके अंदर जाके? बैक्टीरिया में ही क्यों नहीं, बेसिलस के अंदर ही क्यों एक्टिव में नहीं बदलता? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर जो है अल्केलाइन पीएच नहीं होता गट का, और उसमें जो है इसका अल्केलाइन जो इंसेक्ट जिसमें ये चला गया है, उसके गट में चला गया, उसका जो है गट में अल्केलाइन पीएच है, उस अल्केलाइन पीएच के कारण जो है ये इसके क्रिस्टल सोल्यूबल हो जाते हैं और फिर एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन है वो क्या करता है, फिर ये बाइंड कर जाता है मिड गट एपिथेलियल सेल्स, जो मिड गट की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उसके साथ बाइंड कर देगा और उसमें पोर क्रिएट कर देता है। पोर बन जाते हैं उसके अंदर, उसमें पोर क्रिएट कर देगा और पोर बनने के कारण फिर स्वेलिंग आ जाएगी और फिर वो जो है सेल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और इससे क्या है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से ये बेसिलस को किल नहीं करता, क्योंकि वो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिव होता है जब इंसेक्ट के अंदर गट में जाता है, तब जाने के बाद ये क्या होता है, एक्टिव, और फिर बाइंड करता है मिड गट की सेल से, एपिथेलियल सेल से। अगला देखना, राइट डाउन 2 कोर टेक्निक्स दैट एनेबल्ड बर्थ टू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे 2 टेक्निक के नाम बताने हैं जिसने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जन्म दिया है। वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एक है और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? ये टेक्निक है टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अपना जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या आरएनए है उसकी केमिस्ट्री को अल्टर करके, चेंज करके उसको फिर होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करना होता है और इससे फिर उसकी फिनोटाइप भी बदल जाती है होस्ट ऑर्गेनिजम्स की। तो एक इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। केमिकल में क्या करते हैं, इसमें जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें ये काम किया जाता है वो स्टेराइल होना चाहिए। तो वहाँ पर मेंटेनेंस करते हैं स्टेराइल एनवायरनमेंट की, ताकि जो हम डिज़ायर्ड जो हमारा जो माइक्रोब को हम ग्रोथ कराना चाहते हैं उसी माइक्रोब्स की ग्रोथ हो, अनवांटेड अनडिज़ायर्ड माइक्रोब की ग्रोथ ना हो और लार्ज क्वांटिटी में हो, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द बायो
टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स, ये बनाने के लिए सब किया जाता है। तो ये आप 2 लिख देना। अगला है व्हाट आर द फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशंस। इंसर्शन नहीं, उसमें ऐड करना, डिलीशन यानी उसमें से डिलीट करना ऑफ 1 और 2 बेसिस। मान लीजिए एक बेस है प्यूरिन, कोई भी थायमिन है, एडेनाइन है, 1 या 2 बेस उसमें से डिलीट या ऐड हो जाते हैं तो उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। जहाँ से डिलीट हुआ है या जहाँ से ऐड हुआ है वहाँ से उसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा। ऐसी म्यूटेशंस को क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन बोलते हैं। इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 3, 1 या 2 से तो ये म्यूटेशन आ जाएंगी, लेकिन अगर मल्टीपल ऑफ 3 है और इट्स मल्टीपल हैं 3, 6, 9 ऐसे अगर ऐड हो रही हैं बेसिस, तो वो क्या करते हैं, वो 1 और मल्टीपल एमिनो एसिड्स जो हैं बन जाते हैं, उसमें वो रीडिंग फ्रेम जो है वो अनअलर्टेड रहता है, लेकिन उसमें नए ऐड हो जाते हैं। जहाँ से वो ऐड हुए हैं वहाँ से क्या है, नए एमिनो एसिड्स आ जाते हैं, लेकिन रीडिंग फ्रेम सेम रहता है। तो ये इसका है एडिशन और डिलीशन वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस लेवल्स एट विच जीन एक्सप्रेशन कैन बी रेगुलेटेड। कितने लेवल्स पे जो है जीन का रेगुलेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेशन करते हैं। जीन रेगुलेशन इन यूकैरियोट्स, ये 4 लेवल दिखा रखे हैं इसमें। ट्रांसक्रिप्शन लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उस लेवल पर। प्रोसेसिंग ऑफ लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, यानी जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी स्प्लाइसिंग करना, उसकी टेलिंग, कैपिंग करना, ये सारा इसमें आ जाएगा। थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। जब मैसेंजर प्रोसेसिंग होने के बाद जब मैसेंजर आरएनए जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, तब भी रेगुलेशन होती है। चौथा है जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ट्रांसलेशन लेवल पे। तो ये 4 लेवल हैं यूकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स में देखिए, इसमें 2 लेवल पे ही होता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है और सारी जो प्रोसेस होती हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में है एक ट्रांसक्रिप्शन लेवल होएगा, ट्रांसक्रिप्शन, और दूसरा ट्रांसलेशन लेवल। तो ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की जो है जीन एक्सप्रेशन की रेगुलेशन है। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर जीन। प्रोमोटर और टर्मिनेटर जीन में देखिए डिफरेंस देख लीजिए। प्रोमोटर क्या होता है, लोकेटेड टुवार्ड्स द 5' एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन से पहले होते हैं, ये अपस्ट्रीम बोल देते हैं उसको। टर्मिनेटर जो होते हैं वो लोकेटेड टुवार्ड्स द 3' एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी डाउन स्ट्रीम के बाद में जो होंगे उनको डाउन स्ट्रीम बोल देंगे। और 3' एंड होता है पर टर्मिनेटर होते हैं। जो प्रमोटर्स होते हैं ये इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे, और जो टर्मिनेटर होते हैं ये स्टॉप कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। थर्ड है जो है इट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। जो प्रमोटर हैं ये प्रोवाइड करते हैं साइट किसके लिए, आरएनए पॉलीमरेज के। और ये जो टर्मिनेटर है इट सिग्नल्स आरएनए पॉलीमरेज टू रिलीज, और ये ऐसा सिग्नल देते हैं कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रिलीज हो जाए। तो ये इसके डिफरेंस थे। अगला क्वेश्चन है अब हमारा सेक्शन से स्टार्ट हो गया है। इसमें 3 अंक के क्वेश्चन है सारे सभी। पहला क्वेश्चन जो 11वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। डिस्क्राइब द इनकम्प्लीट डोमिनेंस बाय गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हमें बताना है, समझाना है। तो देखिए प्लांट का पहले ये देख लेते हैं क्या होता है। देखिए पेरेंट की जनरेशन है लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स। लार्ज स्टार्च ग्रेन के लिए, क्योंकि लार्ज स्टार्च वाला जो है डोमिनेंट है, इसलिए बी को कैपिटल लिखेंगे। और जो स्मॉल स्टार्च ग्रेन्स है वो स्मॉल होता है, इसको स्मॉल बी लिखेंगे। फिर क्या होता है, गैमेट्स बन जाएंगे बी, और इसमें स्मॉल में स्मॉल बी बन जाएंगे। फिर इनकी जो है फर्टिलाइजेशन होगी गैमेट की। तो देखिए F1 जनरेशन में सभी जो हैं इंटरमीडिएट साइज़ का पोलन स्टार्च ग्रेन आया है। हमने जो हमारे पेरेंट्स थे वो लार्ज स्ट्रेन वाला था और स्मॉल स्ट्रेन वाला था, इंटरमीडिएट वाला तो था ही नहीं। लेकिन F1 जनरेशन में जो है ये इंटरमीडिएट साइज़ वाला आ गया। इसमें एक कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। इसका मतलब ये है कि जो F1 जनरेशन आई है उसमें फिनोटाइप है दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट,
किसी भी पेरेंट से नहीं मिलता, क्योंकि पेरेंट एक लार्ज वाला था, एक स्मॉल वाला है, लेकिन जो F1 जनरेशन आई है वो इंटरमीडिएट साइज़ का है, तो ये किसी भी पेरेंट से नहीं रिजेंबल करता। एंड बाज उन दोनों के बीच का है, ना बड़ा है लार्ज ना छोटा है, बल्कि इंटरमीडिएट साइज़ का बीच का है, तो उनके बीच का है। तो वन अलील, इसमें जो एक अलील है बी, कैपिटल बी वाली, इज़ इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर। कम्प्लीटली होती तो ये सभी यहाँ पर लार्ज वाले आते थे, लेकिन ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल बी, तो इसलिए ये इनका साइज़ जो है इंटरमीडिएट साइज़ आ गया है। अब इसका जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया F1 जनरेशन का, तो देखिए यहाँ पेरेंट क्या है, इंटरमीडिएट साइज़ के हैं दोनों पेरेंट, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। गैमेट बन गया एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी, दोनों के सेम बने हैं। फिर इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, तो देखिए F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशो आई हमारी, लार्ज इंटरमीडिएट स्मॉल, लार्ज एक आया है क्योंकि दोनों कैपिटल बी वाले को लार्ज बोलेंगे। इंटरमीडिएट एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी वाला इंटरमीडिएट हो जाएगा, और दोनों स्मॉल बी है वो स्मॉल साइज के स्टार्स हो जाएगा। तो इसी तरह जीनोटाइपिक रेशो भी, यानी बाहर से दिखने में भी एक बड़ा एक छोटा और दो बीच के, और जीनोटाइपिक रेशो इसमें फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो सेम होती हैं। देखिए बी ये लार्ज है, एक फिनोटाइपिक है, एक ही जीनोटाइपिक होगी। इंटरमीडिएट दो हो गए, दो ही जीनोटाइप में हो गए। स्मॉल बी जैसे फिनोटाइपिक एक है और ऐसे ही जीनोटाइपिक एक है, तो इनमें फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशो सेम होती हैं। और इससे क्या पता चल रहा है कि स्टार्च सिंथेसिस पी सीड्स में इज कंट्रोल बाय वन जीन, एक जीन से कंट्रोल हो रहा है। इट हैज़ टू अलील्स, कैपिटल बी और स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगोट्स एंड लार्ज स्टार्च ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। जब दोनों कैपिटल बी आ जाते हैं तो लार्ज साइज का ग्रेन प्रोड्यूस होगा, और जब दोनों छोटे बी होमोजाइगोट्स आ जाते हैं तो इसमें लेसर एफिशिएंसी होती है इन स्टार्च सिंथेसिस करने की, एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स। तो ये छोटा स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस करता है। आफ्टर मैचुरेशन, जब मैच्योर हो जाते हैं तो क्या दिखाई दिया कि स्टार्च ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। इंटरमीडिएट यानी कि F1 में जब इंटरमीडिएट दिखाई दिए, कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले इंटरमीडिएट हैं, तो जो बी अलील है इज़ इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी अलील। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैपिटल बी है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट शो करता है स्मॉल बी के ऊपर। कंप्लीट डोमिनेंट तब दोनों एक साथ हैं तो कंप्लीट है। तो इस तरह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूक्लियोसोम जो किसका बना होता है पहले हमें पता होना चाहिए। प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं मेन इसके लिए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए मॉलिक्यूल से बना होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, और ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि ये 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर, इसके जो यूनिट बना देते हैं 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्टामर बना देते हैं। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है, हिस्टोन तो पॉजिटिव चार्ज हो गए तो इनके डीएनए के बीच में इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। तो डीएनए जो है वो कैसे रैप हो जाता है इसके पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के चारों तरफ, वो ये फिर ऑक्टामर है वो हिस्टोन, तो वो इस जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। देखिए ये जो बीच में फुटबॉल जैसा दिखाई दे रहा है ग्रीन ग्रीन, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। हिस्टोन प्रोटीन ने अपने आप को ऐसे अरेंज कर रखा है उसके और हिस्टोन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, और जो डीएनए है इसके चारों तरफ जैसे रस्सी की तरह रैप कर रखा है इन्होंने। देखिए ये डीएनए है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो ऐसे ऐसे ये रैप कर रखे हैं। और दूसरा डायग्राम देखिए, ये जो डॉट सी दिखाई दे रही है ब्लैक ब्लैक, ये एक ऊपर वाला न्यूक्लियोसोम ही ये डॉट दिखा रखी है। ये ऐसा लग रहा है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो हर एक जो एक न्यूक्लियोसोम के अंदर है वो 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स की। जो रैप कर रखा है ये कितने डीएनए हैं, कितने बेस पेयर्स हैं, 200 बेस पेयर्स हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियोसोम है ये एक नहीं है, ये रिपीट हो रहा है क्रोमेटिन के अंदर, और थ्रेड लाइक स्ट्रेन बॉडी बनी हुई है जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर देखा गया। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो जैसे अपनी माला पहनते हैं, माला में जो मनके होते हैं उसी तरह ये अपने क्रोमेटिन के अंदर जो न्यूक्लियोसोम है एक मनके की तरह होते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोलेंगे तो ये न्यूक्लियोसोम का अपना हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वे, ये जो व्हाट इज इन ब्रीडिंग ये अपने सिलेबस में नहीं है। 14वां देखिए, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल्स। देखिए, एक तो माइक्रो इंजेक्शन है। माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए होता है उसको हमने होस्ट सेल में डालना होता है। तो रिकम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। इंजेक्शन के थ्रू डाल देंगे, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। दूसरा है बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड से, इसमें गन की तरह मतलब यूज़ करके, जैसे जो हमारा डीएनए होगा, जो माइक्रो पार्टिकल्स ले लेंगे गोल्ड के या टंगस्टन के, वो माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर जो है डीएनए की कोटिंग कर देंगे। यानी ऊपर तो डीएनए है, अंदर जो हमारा गोल्ड और टंगस्टन है। तो इससे क्या करेंगे, इसकी हाई वेलोसिटी से इसको है ना बम्बार्ड कर देंगे। जीन गन एक तरह से गन वाला मेथड हो जाता है, जैसे पिस्टल से गोली निकल के जाती है। तो इसमें ये लगा लो, ये डीएनए जो है उसके ऊपर, गोली के ऊपर जो इसकी कवरिंग होती है गोल्ड टंगस्टन की, मान लीजिए गोली बनी होती है, गोल्ड के ऊपर डीएनए की कोटिंग कर देते हैं और फिर इसको हाई वेलोसिटी से बम्बार्डेड कर देते हैं। प्लांट सेल के अंदर करेंगे इसको। तीसरा, डिसआर्म्ड पैथोजेंस यूजिंग वैक्टर, इसमें इसको ट्रांसफ़र करते हैं रिकम्बिनेंट इनटू होस्ट। तो ये डिसआर्म्ड पैथोजन वैक्टर को यूज़ करके उसमें हम डाल देते हैं। और कम्पिटेंट बनाने के लिए हमने जैसे डाइवेलेंट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटाइन में जैसे कैल्शियम आयन में भी डाल देते हैं, वो उसको परमेबल बना देते हैं उसकी मेम्ब्रेन को, ताकि वो उसमें एंटर कर जाए। उसमें पोर बना देते हैं उसको, मतलब आइस पे रखते हैं, फिर उसको हीट करते हैं। इस तरह से वो होस्ट की सेल को कंपेटिबल बना देते ताकि उसमें रिकम्बिनेंट डीएनए एंटर कर सके। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब वेरियस बैरियर्स कौन कौन से हैं इम्यूनिटी में, तो 4 तरह के बैरियर्स होते हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, इसमें स्किन आ जाता है, म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम लाइनिंग द रेस्पिरेटरी, जो अपने जो भी जिस उसमें म्यूकस पाया जाता है कोटिंग में, जैसे कि रेस्पिरेटरी में एपिथेलियम जो लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपना जो होता है उसमें भी म्यूकस पाया जाता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स होता है उसमें भी म्यूकस होता है। तो इन तीनों में म्यूकस होता है। तो ये प्रिवेंट्स करते हैं एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द आवर बॉडी। ऊपर तो बाहर बॉडी, बाहर से तो स्किन प्रिवेंट कर लेती है, जो अंदर बॉडी के अंदर है वहाँ म्यूकस होता है, जिस भी उसमें म्यूकस होता है सिस्टम में, वहाँ उस म्यूकस उसको प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो अंदर बाहर दोनों से ही ऐसे फिजिकल बैरियर का काम करेंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, ये होते हैं जैसे कि हमारे स्टमक में एसिड HCl होता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज होता है, तो वो एक तरह से फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया एसिड HCl। हमारे माउथ में जो सलाइवा निकलता है और टीयर्स, हमारे आँखों से जो टीयर्स निकलते हैं, ये सब क्या करते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इनमें एक तरह से एंजाइम होते हैं जो उनको माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोक देते हैं। तीसरा होता है सेलुलर बैरियर्स, जैसे WBC हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर हो गई, ये हमारे ब्लड में होते हैं। और मैक्रोफेजेज होते हैं टिश्यू के अंदर होते हैं, ये सारे माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फैगोसाइटोज कर देते हैं। तो ये सेल का बैरियर हो गया, यानी मान लीजिए सेल के अंदर पहुंच भी जाता है तो ये बैरियर मिलेंगे वहाँ पर। चौथा है साइटोकाइन बैरियर, मान लीजिए एक वायरस ने मतलब इन्फेक्ट कर भी दिया, हमारी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, तो वो वायरस से जो इन्फेक्टेड सेल होती है वो कुछ प्रोटीन सीक्रेट करती है, उनको इंटरफेरॉन बोलते हैं। तो ये जो प्रोटीन निकल गया उस सेल से, तो वो दूसरी जो सेल्स होती हैं जिस पर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो ये इस तरह से 4 स्टेप हो गए इनेट इम्यूनिटी के। अब हमारा जो है सेक्शन D स्टार्ट हो गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन हैं, इनमें इंटरनल चॉइस दे रखी है। पहला है डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन इन ब्रीफ, ट्रांसलेशन को ब्रीफ में डिस्क्राइब कर दीजिए। देखिए, ट्रांसलेशन होता क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन बनाना है और एमिनो एसिड की पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम द मैसेंजर RNA, यानी मैसेंजर RNA से DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से ये
और ये प्रोसेस जो है साइटोप्लाज्म में होगा ट्रांसलेशन वाला। और इसकी फैक्ट्री कौन सी है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है राइबोसोम। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। राइबोसोम जो है, इसमें राइबोसोम के अंदर क्या क्या होता है? स्ट्रक्चरल आरएनएज होते हैं और लगभग जो हैं 80 प्रोटीन होते हैं अलग अलग तरह के। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट में, जब ये इनएक्टिव स्टेट में होता है राइबोसोम, ये दो सब यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक लार्ज सब यूनिट और एक स्मॉल सब यूनिट। मैसेंजर आरएनए जो होता है वो जेनेटिक कोड को कैरी करता है फ्रॉम डीएनए इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। और ट्रांसफर आरएनए क्या करता है? वो ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स को टू द राइबोसोम के पास लेके आता है और उसके एंटीकोडोन से मैच होती है, मैसेंजर आरएनए कोडोन को मैच करता है और वहाँ से बाइंड करता है। तीन स्टेप्स होते हैं ट्रांसलेशन में: इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या है, जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं उसकी चार्जिंग होती है। चार्जिंग को बोलते हैं हम एमिनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफ़र आरएनए भी बोल देते हैं। तो ये एमिनो एसिड जो होते हैं वो एटीपी से बाइंड हो जाएंगे। एमिनो एसिड जब इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है इसमें चार्जिंग में, तो एमिनो एसिड जो होते हैं वो एटीपी से बाइंड हो जाएंगे। तो एमिनो किस फॉर्म में आ जाएंगे? अब एमिनो एसाइड एएमपी फॉर्म में आ जाएंगे, पीपीआई अलग से निकल जाएगा। फिर ये जो एमिनो एसाइड एएमपी बन गया है, ये अब बाइंड हो जाएगा ट्रांसफ़र आरएनए के 3' एंड से। और जब ये ट्रांसफ़र आरएनए के 3' एंड से बाइंड हो जाता है तो ये इसको बोल देंगे एमिनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए। यानी अब ये चार्ज हो गया है, ये अब अमीनो एसिड को ले जाने के लिए तैयार है। और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसाइड ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेज। तो हमेशा याद रखना है, अमीनो एसिड पहले एटीपी से बाइंड करेगा तो अमीनो एसाइल एएमपी बन जाएगा। अमीनो एसाइल एएमपी फिर जो है ट्रांसफ़र आरएनए के 3' एंड से बाइंड होगा। फिर ये ट्रांसफ़र आरएनए तैयार है। अब इस अमीनो एसिड जो भी इसके साथ अमीनो एसिड बाइंड होगा उसको ले जाने के लिए तैयार होगा। अब आगे देख लेते हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन। व्हेन द स्मॉल सब यूनिट एनकाउंटर्स एन मैसेंजर आरएनए, जब राइबोसोम की स्मॉल यूनिट उससे एनकाउंटर करती है मैसेंजर आरएनए से, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। जब वो एनकाउंटर करेगा, छोटी जब सब यूनिट उसके साथ बाइंड करेगी मैसेंजर आरएनए से, तो ही इनिशिएशन स्टार्ट होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा। इट बाइंड्स टू मैसेंजर आरएनए एट द स्टार्ट कोडोन। कहाँ पर बाइंड होगा? स्टार्ट कोडोन AUG, उसको सर्च करेगा, AUG से स्टार्ट ये कोडोन पे बाइंड होएगा। और इट इज़ रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटेड ट्रांसफ़र आरएनए। और ये जो AUG कोडोन है, इसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए, यानी पहला जो ट्रांसफ़र आरएनए आएगा उसको इनिशिएटर बोलेंगे और AUG को ही वो रिकॉग्नाइज करेगा। और जो इनिशिएटर ट्रांसफ़र आरएनए है वो हमेशा जो दो साइट, हमने राइबोसोम की दो साइट होती हैं, A साइट और P साइट। तो हमेशा जो पहला ट्रांसफ़र आरएनए है, ये हमेशा याद रखना, वो P साइट से आगे बाइंड करेगा। लार्ज सब यूनिट की P साइट होती है, उससे बाइंड करेगा। सब्सिक्वेंट चार्ज ट्रांसफ़र आरएनए है, जो और ट्रांसफ़र आरएनए आएंगे वो A साइट से करेंगे। P साइट्स क्या करती है? एक ट्रांसफ़र आरएनए से तो बाइंड होगी, लेकिन बाद में वो P साइट का काम क्या है? वो होल्ड करके रखती है ग्रोइंग चेन, जो लंबी चेन बनती जा रही है पॉलीपेप्टाइड को, उसको होल्ड करके रखती है। एलोंगेशन में क्या है? राइबोसोम मूव अलोंग द मैसेंजर आरएनए। अब राइबोसोम मूव करना शुरू कर देगा मैसेंजर आरएनए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए लंबा चेन होती है, एक लंबी चेन होती है। किस डायरेक्शन में करेंगे? 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगा राइबोसोम। और इसमें ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेके आएगा, A साइट पे लेके आएगा। जैसे ऊपर हमने इनिशिएशन में देखा था कि जो पहला इनिशिएशन ट्रांसफ़र आरएनए है वो तो P साइट्स पे ही बाइंड होगा, हमेशा याद रखना। और जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र आरएनए है वो A साइट पे आके बाइंड हो जाएंगे। और जब A साइट पे बाइंड हो गए तो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ट्रांसफ़र आरएनए इन द P साइट वो रिलीज़ हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन को टू द एमिनो एसिड इन A साइट। जो ट्रांसफ़र आरएनए पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है P साइट पे जो होती है वो अब रिलीज़ हो जाती है, और रिलीज़ होने के बाद वो A साइट पे आ जाती है जहाँ एमिनो एसिड होता है। तो उस पॉलीपेप्टाइड चेन का लास्ट एमिनो एसिड और जो A साइट का जो एमिनो एसिड है वो दोनों बाइंड करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और उधर जो P साइट से जो है ट्रांसफ़र आरएनए बच गया है वो जो है वो अब रिलीज़ हो जाएगा, डीएसाइलाइटेड हो जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा राइबोसोम को। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। P साइट से पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ हुई तो A साइट पे जो एमिनो एसिड है उससे बाइंड करेगी को पेप्टाइड बॉन्ड बना के, दोबारा से फिर वो इस पे P साइट्स पे आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ईच अदर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज कम्प्लेक्स इज कम्पोज्ड।
ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक टू ट्रांसफर RNA ऐसा कम्प्लेक्स बन जाता है सीक्वेंशियली बाइंड टू द अप्रोप्रिएट कोडोन इन मैसेंजर RNA बाय फॉर्मिंग complementary base pairs with the transfer RNA and anticodones. Ribosome move from codon to codon along the messenger RNA. Amino acids are added one by one, translated into polypeptide sequences. यानी एक एक करके में अमीनो एसिड आते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बनती रहेगी। तीसरा क्या है? टर्मिनेशन। जब 3 स्टॉप कोडोन होते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, UAA, UAG, UGA। ये जब ए साइट पे एंटर करते हैं तो इनके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रांसफर RNA नहीं होता, तो यहाँ ये फ्री होते हैं। तो फिर इनके साथ एक रिलीज फैक्टर होता है जो इसके साथ आके बाइंड हो जाता है, क्योंकि ट्रांसफर RNA तो है नहीं इसके लिए बाइंड करने के लिए, तो रिलीज फैक्टर आके बाइंड कर जाता है और वो फिर इसको ट्रांसलेशन को स्टॉप कर देते हैं। टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसलेशन की और रिलीज़ कर देंगे, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है वो राइबोसोम से रिलीज़ हो जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस है, ये पूरा हो जाएगा। अगला है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ DNA इन डिटेल। DNA, अच्छा ये एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए जो आपने ट्रांसलेशन पढ़ा है। इसमें देखिए ये लंबी जो ये दिखा रखी है, ये तो है मैसेंजर RNA 5:3 डायरेक्शन में इसके ऊपर कोडोन दिखा रखे हैं। स्मॉल और लार्ज दो वो दिखा रखी हैं राइबोसोम की। नीचे वाली राइबोसोम जो है, ये जो मैसेंजर RNA के साथ अटैच है, ये तो स्मॉल सब यूनिट है, और जो ऊपर है जिसमें P और A साइट हैं वो है लार्ज सब यूनिट है उसकी राइबोसोम की। अब ये देखिए A साइट और P साइट लिखा हुआ है। जो पहला जो इनिशिएटेड ट्रांसफर RNA होता है वो P साइट पे आके जुड़ेगा, और सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड जो होते हैं, सब्सिक्वेंट ट्रांसफर RNA जो कैरी करके आता है एमिनो एसिड को, वो A साइट पे जुड़ेंगे। तो पहला मान लीजिए इनिशिएटर है, AUG को सर्च करके रिकॉग्नाइज करके वो जुड़ जाता है वहाँ पर। फिर यहाँ पर जुड़ने के बाद क्या होता है, जो अगला एमिनो एसिड आया वो A से जुड़ गया, तो जो P वाला है वो फिर A के ऊपर आएगा। A के ऊपर आने के बाद दोनों के बीच में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद क्या है, वो वापस से A से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा P में। फिर A साइट खाली हो गई, फिर से ट्रांसफर RNA जो है एमिनो एसिड को लेके आ जाएगा, A पे आ जाएगा। फिर से P वाला A के ऊपर आ जाएगा, और दोनों में जो है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और इस तरह से फिर A से वो ट्रांसफ़र हो जाएगा P में। जब P से ट्रांसफ़र होता है, ये A के ऊपर जाता है, तो यहाँ जो ट्रांसफर इधर वाला जो P साइट वाला वो ट्रांसफर RNA होता है वो फ्री हो जाता है, डीएसाइलेटेड हो जाता है, उसका एमिनो एसिड हट जाता है, तो यहाँ से वो राइबोसोम से निकल जाता है। अगला हमारा था DNA का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है DNA का। वाटसन क्रिक ने दिया था, ये पता है डबल यानी कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, और बैकबोन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी होती है, और बेस जो होते हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। 2 चेन जो होते हैं वो एंटी पैरेलल पोलरिटी होती है। इट मीन्स इफ़ वन चेन हैज़ द पोलरिटी 5:3 द अदर हैज़ 3-5। देखिए डायग्राम में पता चल जाएगा आपको। देखिए ये 2 चेन दिखा रखी हैं, एक ऊपर P फॉस्फेट पे 5 दिखा रखा है, तो दूसरा एंड देखिए OH है, यहाँ 3 एंड है। इससे दूसरी जो चेन है, ये जिधर 5 है उधर तीसरी 3 एंड है, ये एंटी पैरेलल नेचर हो गया, ये 5 हो गया, तो इसका एंटी पैरेलल नेचर होता है। थर्ड पॉइंट है बेसिस इन द 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब इसमें जो बेस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब एडिनाइन जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं तभी पेयर बोलेंगे हम, अकेले अकेले के तो हम बोलेंगे एडिनाइन ग्वानिन, लेकिन जब एडिनाइन जो है ए जो जब थाइमिन से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाता है तब हम इसको बेस पेयर बोल देंगे, ये ध्यान रखना है। एडिनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। एडिनाइन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। इसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक प्यूरिन जो है वो पाइरिमिडीन के साथ बाइंड करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जो उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था अरेंजमेंट ज़रूरी है।
द टू चेन्स आर coiled इन ए राइट हैंडेड फैशन। अब इसका जो चेन है किस फैशन में है, राइट हैंडेड फैशन में है। इनके बीच की जो पिच है वो 3.4 नैनोमीटर होती है और जो रफली है 10 बेस पेयर होते हैं हर एक टर्न में। द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स इज, तो क्या हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। जो प्लेन है ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स, दिस इज इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये हाइड्रोजन बॉन्ड तो आई हैं लेकिन ये उसके अलावा भी है जो कि इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है हेलिकल स्ट्रक्चर को। ये डायग्राम देखिए, ये जो है पेंटोज शुगर दिखा रखी है, ये फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, ये शुगर फॉस्फेट की बैकबोन बन गई। जो हमारे जो ये बेस हैं नाइट्रोजन बेस देखिए सी जी से है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, जी सी से और ए टी से और ए टी से, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ये बीच में होते हैं। इस तरह से आप ये देखो, इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये डबल हेलिक्स वाला होता है। इसमें एडिनाइन और थायमिन को दिखाया गया है। एडिनाइन को पीले उससे दिखाया गया है, थायमिन को ग्रीन से दिखाया गया है, ग्वानिन को ऑरेंज कलर से दिखाया गया है और साइटोसिन को रेड से दिखाया गया है। तो इनके बीच में हमें ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन और ये बार वाली इस तरह डीएनए डबल हेलिक्स बन जाता है। अगला है डिस्क्राइब इन डिटेल द फैक्टर्स विच अफेक्ट हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, या तो ये क्वेश्चन करना है आपको या फिर होमोलोगस एनालोगस वाला इंटरनल चॉइस दे रखी है, ये वाला क्वेश्चन करना, 2 में से एक करना है। देखिए 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। पहला है जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कोई पॉपुलेशन है उसका थोड़ी पॉपुलेशन है वो दूसरे जगह पर चली जाती हैं एंड पॉपुलेशन और वहाँ दूसरी पॉपुलेशन में चली जाती है, तो जीन फ्रिक्वेंसी जो होती है चेंज हो जाती है ओरिजिनल की भी और जहाँ नई पॉपुलेशन गई वहाँ भी, क्योंकि जहाँ से गई है वहाँ भी जीन कम हो गए हैं, एलील कम हो गई हैं और जहाँ पर चली गई वहाँ ज़्यादा हो गई हैं, तो दोनों जगह ही इसमें चेंज आ जाता है फ्रीक्वेंसी में। न्यू जीन और अलील आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर ए, नई जीन अलील तो नई पॉपुलेशन में तो ऐड हो रही हैं लेकिन वो लॉस्ट हो जाती है पुरानी पॉपुलेशन, क्योंकि वहाँ से वो एग्जिट कर गई है। देयर वुड बी ए जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स। अभी तो जीन माइग्रेशन बोल रहे थे लेकिन इसको जीन फ्लो कब बोलेंगे, जब ये मल्टीपल टाइम कई बार हो। जीन माइग्रेशन कई बार, एक बार हो गया तो उसको जीन माइग्रेशन बोल देंगे 1-2 बार, लेकिन कई बार होगा तो उसको जीन माइग्रेशन की जगह जीन फ्लो बोलेंगे। सेकेंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। इफ द चेंज इन द जीन और द अलील्स फ्रीक्वेंसीज अकर इन स्मॉल पॉपुलेशन, अगर कोई जीन और या एलील फ्रीक्वेंसी है तो छोटी पॉपुलेशन में हो रहा है और बाय चांस हो रहा है, 2 चीज़ें हैं, छोटी पॉपुलेशन है, स्मॉल पॉपुलेशन है, बाय चांस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट या सीवाल राइट इफेक्ट भी बोल देते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं ये लार्ज होते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती और ये मे बी नॉन अडेप्टिव। तो दो कारण है जेनेटिक ड्रिफ्ट के। पहला है बोटल नेक इफेक्ट, दूसरा है फाउंड्री इफेक्ट। बोटल नेक इफेक्ट किस कारण होता है, इसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाती है पॉपुलेशन साइज के अंदर ड्यू टू नेचुरल सीजनल फ्लैक्चुएशन आ जाए, नेचुरल कुछ भी आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, किसी तरह की महामारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसमें जो पॉपुलेशन उसका साइज़ घट जाता है, अचानक से होता है बाय चांस, तो ये इसको बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट। सेकेंड है फाउंड्री इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कुछ मेंबर है पॉपुलेशन के वो अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन को छोड़ के नई जगह चले जाते हैं और नई जगह अपनी अलग से पॉपुलेशन बना लेते हैं, तो ये फाउंडर हो गया, नई पॉपुलेशन फाउंड हो गई, वो आइसोलेटेड रहती हैं, स्टार्ट न्यू पॉपुलेशन बनाना स्टार्ट कर देती वो, तो यहाँ जहाँ से गई है उसकी भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है और जहाँ वो चले गए हैं उसकी भी चेंज हो गई है। अब ये इतने डिफरेंट हो जाते हैं कुछ समय के बाद कि ये अलग ही स्पीसीज बन जाती है। तो स्मॉल पॉपुलेशन आर फाउंडर ऑफ द न्यू पॉपुलेशन, तो छोटी पॉपुलेशन से नई पॉपुलेशन फाउंड हुई है, इसलिए इसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। इन जेनेटिक ड्रिफ्ट देयर इज ए रैपिड एंड रैंडम लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स, तो इसमें रैपिड भी होती है, तेज़ी से होती है, और रैंडम होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी अकर्स होती है, मतलब बाय चांस होगी, एकदम ज़्यादा हो जाती है इसमें, इसलिए इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल देते हैं। तीसरा फैक्टर म्यूटेशन। दीज आर द सडन इनहेरिटेबल एंड परमानेंट चेंज होते हैं डीएनए सीक्वेंस के अंदर। म्यूटेशन जो है
न्यू अलील्स क्रिएट करते हैं और इससे वेरिएशंस आती हैं पॉपुलेशन के अंदर, इसलिए उसकी जो है इनिशियल एलील्स फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। चौथा है जेनेटिक रिकम्बिनेशन, ये ड्यूरिंग सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान होता है, म्यूसिस और क्रॉसिंग ओवर के दौरान। ये इससे क्या होता है, रीशफल हो जाती है अलील्स और न्यू यूनिक कम्बिनेशन बनाते हैं जीन्स के ऑफ स्प्रिंग के अंदर। तो ऑल्दो इट डज नॉट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी, ये अलील फ्रीक्वेंसी को तो चेंज नहीं कर पाते, बट इट अफेक्ट्स जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी से, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं और वेरिएशंस आ जाती हैं इससे। पाँचवा है नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस वेयर द ऑर्गेनिज्म विद फेवरेबल हेरिटेबल ट्रेट्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस पासिंग दोज एलियंस टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी कि इसमें जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास फेवरेबल हेरिटेबल ट्रेट होते हैं, वो सर्वाइव करते हैं और अपनी प्रोजनी बनाते हैं रिप्रोडक्शन करके, और अपने जो ट्रेट हैं वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेचुरल सिलेक्शन कैन लेड टू द स्टेबलाइजेशन, इससे क्या होता है स्टेबलाइजेशन आ जाती है, इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू, डायरेक्शनल चेंज भी होते हैं, मोर इंडिविजुअल्स इक्वायर्स वैल्यू अदर देन द मीन करेक्टर और वैल्यू, जैसे कि हमने इंडस्ट्रियल मेला उसमें पढ़ा था, मेलानिज्म में मोथ वाला करेक्टर पढ़ा था, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या क्या था, तो इस डायरेक्शनल में आ जाता है, तो मीन वैल्यू उसमें ले लेती हैं वो। थर्ड है डिसरप्शन, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर्स, यानी ये एक्सट्रीम कंडीशन वाली होती हैं, एक्सट्रीम कंडीशन वाली को ये फेवर करते हैं। इस तरह से ये हमारा हार्डी विनबर्ग का हो गया है। अगला क्वेश्चन है इंटरनल में होमोलोगस ऑर्गन वाला पूछा गया है। होमोलोगस ऑर्गन क्या होती हैं? होमोलोगस ऑर्गन जो है वो ऑर्गन होते हैं जो सिमिलर होते हैं ओरिजिनल स्ट्रक्चर में, लेकिन वो फंक्शन जो डिफरेंट परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है फोर लिम्स ऑफ वेल्स, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन दीज एनिमल्स। They have similar anatomical structure. All of them have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, and phalanges in their forelimbs. In these animals, the same structure developed along the different directions due to adaptations to different needs. This is divergent evolution, and these structures are homologous. Homology indicates common ancestry. ये कह रहे हैं ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग अलग कैसे हो गए? तो भाई जैसे जैसे एनवायरनमेंट में एक एनवायरनमेंट से वो अलग अलग एनवायरनमेंट में निकल के चले गए और वहाँ उनको अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने फोर लिम्स से काम लेना था, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने काम करने लग गए, उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लिया उन्होंने, इसलिए इसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन बोलते थे। एक पॉइंट से निकल के अलग अलग पॉइंट्स में जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, लेकिन इनमें एंसेस्टर सेम हो गया, ओरिजिन सेम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट हार्ट्स और ब्रेन्स का है। तीसरा प्लांट्स के अंदर थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड द टेंड्रिल्स ऑफ द कुकरबिटा। जो थॉर्न है वो तो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, लेकिन ओरिजिन सेम है दोनों का, थॉर्न का भी टेंड्रिल का भी एक्सिस से निकल रहा है ये, और टेंड्रिल जो है उसको हेल्प कर रहा है क्लाइंबिंग में, तो दोनों का फंक्शन सेम हो गया लेकिन स्ट्रक्चर ओरिजिन सिमिलर है। एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन विच हैव डिफरेंट ओरिजिनल स्ट्रक्चर लेकिन उनके फंक्शन सेम हो जाते हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन। अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर है एक फंक्शन करने के लिए इवॉल्व हो गए हैं और इसलिए सिमिलरिटी शो कर रही हैं। इट इज़ अ सिमिलर हैबिटेट, एक जैसी हैबिटेट हो गई इसलिए वो जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हुए भी सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करने लगे। फॉर एग्जाम्पल विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट्स हैव डिफरेंट ओरिजिन्स एंड स्ट्रक्चर बट हैव द सेम फंक्शन। फ्लाइंग, उनका काम क्या है? फ्लाइंग। सेकेंड आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इनका जो है स्ट्रक्चर और वो जो है डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सिर्फ देखने का है। फ्लिपर्स और पेंजुइन एंड डॉल्फिन्स का भी हो जाएगा। इम्प्लांट स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन और पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन, यानी काम तो इनका स्टोरेज का है लेकिन देखिए उसकी रूट की मॉडिफिकेशन और ये इसकी स्टेम की, और ये दोनों अलग अलग हो गए हैं। ये एग्जाम्पल देखिए होमोलोगस ऑर्गन का जो प्लांट का दिखा रखा है, थॉर्न दिखा रखा है, एक्सिस में से निकल रहा है लीफ के, और टेंडल भी वहीं से दिख रहा है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन लेकिन काम इनका अलग अलग हो गया। इसी तरह फोर लिम्ब दिखा रखे हैं मैन, चीता, बेल का, बैट का, इनमें ये हो गया हुमरस, रेडियस, अल्ना, है ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस सब में दिखा रखी हैं, लेकिन इनके फंक्शन देखिए। मैन तो उसको अपने अलग से काम कर, चीता दौड़ने में कर रहा है, मछली उसको तैरने में कर रही हैं, और ये बैट देखिए कैसे
यूज़ कर रहा है, इनके फंक्शन सबके अलग अलग हो जाते हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, इंटरनल चॉइस है, यही क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। हम देख लीजिए 18वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फर्मेंटेड बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स। ये भी देखो 5 नंबर में दे रखा है क्वेश्चन है ये। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन फर्मेंटेड बेवरेजेस, ईस्ट है, यूनिसेलुलर फंगस होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, commonly called brewer's yeast. It is used for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, or rum. It is used for the fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol and carbon dioxide. It is anaerobic process होता है। रोल ऑफ माइक्रोब्स इन एंटीबायोटिक्स देख लेते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सम माइक्रोब्स। माइक्रोब्स से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं और माइक्रोब्स को ही किल कर रहे हैं। कौन से माइक्रोब्स को किल कर रहे हैं? जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं ये, या उनको किल कर देते हैं। पहला जो एंटीबायोटिक्स था वो पेनिसिलिन था, प्रोड्यूस्ड बाय फंगस मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके इंटरनल चॉइस में दे रखी है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बाय विच एड्स वायरस कॉजेज डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सनस। ये क्वेश्चन पूछ रखा है भाई, क्या मैकेनिज्म है जिससे कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर इम्यून सिस्टम में कमी आ जाती है, ये कारण हमें बताना है। देखिए, जब ये वायरस बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है पर्सन के, तो जो वायरस है वो मैक्रोफेज में चला जाता है, जहाँ पर आरएनए जीनोम है, वायरस का जो आरएनए जीनोम है वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर आरएनए से डीएनए बनना शुरू हो जाएगा। आरएनए जीनोम ने रेप्लिकेशन स्टार्ट की तो आरएनए से क्या बना? डीएनए। डीएनए क्यों बन रहा है? एक एंजाइम इसके पास, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसकी एक खास बात है, इस एंजाइम की सहायता से ये कर पा रहा है। ये एंजाइम नहीं तो ये कुछ भी नहीं है। तो इस एंजाइम से क्या बना रहा है? आरएनए से डीएनए बना रहा है। तो इसलिए अब वायरल डीएनए बन गया है। वो वायरल डीएनए उस होस्ट की सेल में चला जाएगा, उसके साथ, उसके डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और जब वो होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो भी ये अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो उस होस्ट के डीएनए के साथ साथ इस डीएनए की भी क्या होगी? कई कॉपी बन जाती हैं और बहुत सारे वायरस पार्टिकल बन जाएंगे। मैक्रोफेज कंटिन्यूज टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट्स लाइक ए HIV फैक्ट्री। एक तरह से मैक्रोफेज क्या हो गए? फैक्ट्री हो गई HIV बनने की, ठीक है। और साइमल्टेनियसली HIV, अब ये HIV फैक्ट्री तो बन गई, HIV बन रही है, अभी वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में भी एंटर कर जाता है। मैक्रोफेज में एंटर करके तो अपनी प्रोजनी बढ़ा ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये कहाँ एंटर कर रहा है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में एंटर कर रहा है। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स ही क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को बनाए रखती है। अब इसने इसमें एंटर कर दिया, यहाँ भी ये रेप्लिकेट कर रहा है और अपनी प्रोजनी बना रहा है। तो ये प्रोजनी जो है अब ब्लड में आ जाती है, और क्या, और दूसरी उनको हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को अटैक कर देती है। और ये बार बार ऐसा हो रहा है, बार बार वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को वो कर रही हैं, और इससे जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है वो डिक्रीज़ हो जाती है, वो मरती जाती हैं, बार बार मर रही हैं, तो कम हो गई इनकी संख्या। और कम होने से क्या हो गया? अपना इम्यून सिस्टम जो है, जिस बॉडी इन्फेक्टेड पर्सन का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो गया। और जब ऐसा हो जाता है तो उसको छोटी से छोटी बीमारी भी घेर लेती है। एड्स वाला जो पर्सन होता है वो एड्स से नहीं मरता, बल्कि और जो जैसे सिंड्रोम शब्द आया है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, और बीमारियों के कारण वो वीक हो जाता है, और इम्यून सिस्टम कमज़ोर होने के कारण और बीमारियों से उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है। अब ये देखिए, ये जब उसका इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो गया है, टी लिम्फोसाइट्स डिक्रीज होने के कारण, तब क्या होता है? उसके बहुत सारी बीमारी, जैसे बाउट्स ऑफ फीवर, बार बार उसके फीवर आता है, डायरिया हो जाता है, वेट लॉस तो होना ही होना है। ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, वो बीमार रहने लग जाता है, दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम्स सच एज दोज ड्यू टू बैक्टीरिया, स्पेशली माइकोबैक्टीरियम जो हैं वो भी घेर लेते हैं, वायरस भी घेर लेता है, फंजाई एंड इवन पैरासाइट लाइक टोक्सोप्लाज्मा भी उसको घेर लेता है, सफ़र, ये सारे इन्फेक्शन कर देते हैं। पेशेंट बिकम सो इम्यून डेफिशिएंट, इतना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है कि वो अनेबल प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता अगेंस्ट दीज इन्फेक्शंस।
तो ये इसका अब देख लिए डायग्राम में, देखिए रेट्रोवायरस है जो HIV का वायरस है। ये मैक्रोफेज सेल के अंदर जैसे एंटर कर लिया तो इसके वायरल RNA आ गया, इसके अंदर वायरल RNA ने एंटर किया है। अब होस्ट की मशीनरी यूज़ करके ये अपना काम स्टार्ट करेगा। अब ये DNA बना देगा वायरल DNA किस एंजाइम की प्रेजेंस से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस से। फिर ये वायरल DNA आ गया, ये देखो होस्ट के DNA में एंटर कर गया। होस्ट के DNA में एंटर करते ही क्या होगा, ये DNA के साथ वो कर देगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और तो ये इसका DNA और बन जाएगा। फिर देखिए न्यू वायरल RNA इस DNA से फिर RNA बन जाएगा, RNA नए RNA निकल के आएंगे और नए RNA बाहर आने से फिर देखिए नए वायरस प्रोजनी बनने स्टार्ट हो गई। कितनी सारी एक तरह से फैक्ट्री बन गई हैं और फिर टी लिम्फोसाइट को भी इन्फेक्ट करेंगी, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है कमज़ोर हो जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो इस तरह से ये अपना ये 2016 का सेट भी सेकंड सेमेस्टर का हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और आपकी तैयारी जो 2026 एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो रही होगी। ये आपके लिए बेस्ट है रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए। आपको क्वेश्चंस का पता चल जाता है, आपको आप एनालाइज कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें कौन से चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें उसकी तैयारी करनी है, लास्ट मिनट रिवीजन कैसे करनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन आइकन बटन को अपडेट रखें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 2016 का सेट C सेकंड सेमेस्टर का सॉल्व करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।